हेलो एवरीवन, मैं अंकित शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यावरणीय कानून यानी कि इन्वायरमेंटल लॉ, पर्यावरणीय विधि के बारे में। यो एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे पर्यावरणीय कानून के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। चूंकि मैं बता दूं, इससे पहले मैं 2 पार्ट हम लोग इशू कर चुके हैं, ये पार्ट 3rd है। इसमें परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप बोर्ड पर देख सकते हैं, यह है पर्यावरणीय कानून या पर्यावरण संरक्षण 1986 के अंतर्गत उद्योग संक्रिया आदि तथा हानिकारक पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य एवं दायित्व। तो हम जो करेंगे कर्तव्य एवं दायित्वों के बारे में बात करेंगे। किसके? जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत बताए गए हैं, जो कि उद्योग के संचालन करने से जो पर्यावरण को नुकसान होते हैं और उसके क्या क्या विधि हैं। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, इन्वायरमेंटल लॉ की पार्ट 2 वीडियो जो हमने इशू करी है, उस वीडियो में एक केस बताया है मैंने, MC मेहता केस। पूरा का पूरा पर्यावरणीय कानून MC मेहता केस पर डिपेंड करता है। MC मेहता केस को आप हर एक क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। कारण क्या है? देखिए, एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस केस था। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण बहुत सारे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, बहुत सारे घायल हो गए थे। उसके जस्ट 2 साल बाद, है ना, ये MC मेहता केस हुआ था। इसमें दिल्ली में एक कंपनी थी, श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजेशन कंपनी। उसमें क्या हुआ था, ओलियम गैस का रिसाव हो गया था। इसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी और काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो इस केस को ज्यादा डीपली जानने के लिए पार्ट 2, इससे पहली जो वीडियो है हमारी, उसको जरूर देखें, क्योंकि ये केस हर एक क्वेश्चन में मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि आपके समय की ज्यादा बर्बादी होगी। तो अब इस प्रश्न को करने से पहले, सोल्व करने से पहले आपको बताना है कि जो हानिकारक पदार्थों से जो व्यवहार करने वाली चीजें हैं, उनमें किस किस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले आप MC मेहता केस में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि जो हर एक देश के व्यक्ति का ये दायित्व है, प्रत्येक देश के व्यक्ति का दायित्व है कि पर्यावरण की रक्षा करें। उसका मतलब सर्वोच्च दायित्व ये होता है कि क्योंकि लोग ही लोगों के काम आते हैं, है ना, और लोगों के जन जीवन की रक्षा की जा सके। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि ये है कि हमारा पहला पॉइंट है, उद्योग संक्रिया आदि चलाने वाले व्यक्तियों को मानक से अधिक मात्रा में पर्यावरणीय प्रदूषक के उत्सर्जन और विसरण की इजाजत नहीं होगी, धारा 7। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 7 ये कहती है, क्या कहती है, कि कोई भी व्यक्ति जो उद्योग या संक्रिया चला रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को जो निर्धारित किया गया है, निर्धारित मानक से पर्यावरणीय प्रदूषक का ना तो वो बहाव कर सकेगा और ना उसका उत्सर्जन कर सकेगा। ठीक है दोस्तों, और इसी में मैं बता दूं, इसी में कि जो धारा 7 है, धारा 7 के अंतर्गत जो पर्यावरणीय प्रदूषक का जो उन्मोचन और उत्सर्जन है, उसका मनाही है। धारा 7 पर्यावरण प्रदूषक के जो उन्मोचन और उत्सर्जन के लिए मना करती है। ठीक है, इसमें आप उदाहरण देंगे खाली इतना ही कि MC मेहता केस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1988, SC सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 1115, क्योंकि इस केस में पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे और कुछ प्रतिबंध किया गया था। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसमें बात करता हूं मैं। अगला पॉइंट है हमारा, हानिकारक पदार्थों से व्यवहार करने वाले व्यक्ति प्रतिरक्षा के उपायों का पालन करेंगे। यानी कि अगर कोई कार्य किया जा रहा है जो हानिकारक पदार्थों से संबंधित है,
जैसे बॉम्बे हाई में है, एलपीजी का निर्माण किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घरों में भी चलती है। तो अगर धारा 8 का कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी हानिकारक पदार्थों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण और रक्षा के उपायों का पालन किए बिना व्यवहार करेगा, तो धारा 8 प्रत्येक व्यक्ति पर यह कर्तव्य आरोपित करती है कि हानिकारक पदार्थों के संबंध में इस प्रकार व्यवहार किया जाना चाहिए कि उससे पर्यावरणीय प्रदूषण ना हो। हालांकि ये सही है कि आज के औद्योगिक युग में उद्योगों का विकास और उत्थान बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ जितना जरूरी उद्योगों का विकास है, उतना ही जरूरी आवश्यक है कि ऐसे उद्योगों का मानव जीवन पर मानव जीवन के लिए कोई संकट उत्पन्न ना कर दे, संकट पैदा ना कर दे। ठीक है, तो ये था धारा 8 के अंतर्गत में। अगर मान ले कोई ऐसा कार्य चल रहा है, किसी गैस का निर्माण किया जा रहा है, कोई जहरीली दवाई बनाई जा रही है, बनाए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये जरूरी होता है, लेकिन वो उसका मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल या उल्टा प्रभाव ना पड़े, इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना अनिवार्य है। ठीक है मित्रों, अब मैं चलता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जी हमारा, कुछ मामलों में प्राधिकारियों और अभिकरणों को सूचनाएं देना, धारा 9 के अनुसार। ठीक है, कुछ मामले ऐसे होते हैं, जैसे चलिए धारा 9 के अनुसार मैं बता दूं, जहां किसी घटना, दुर्घटना या आकस्मिक कार्य के कारण निर्धारित मानकों से अधिक मात्रा में पर्यावरण प्रदूषणकारी का उत्सर्जन किया गया है या उत्सर्जन होने की आशंका है, तो ऐसे उत्सर्जन के लिए जो व्यक्ति है वही उत्तरदायी होगा जिसने उस स्थान पर यह कार्य किया है। ठीक है, और इसके लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सके। और एक बात और बता दें कि ऐसे उत्सर्जन से उत्पन्न पर्यावरणीय जो प्रदूषण है, इसको रोकने या इसको कम करने के लिए बाध्य होगा, और इसके साथ ही वह निर्धारित प्राधिकारी या अभिकरण को ऐसी घटना की सूचना देगा, और अगर मांग की जाती है तो मांग किए जाने पर सभी प्रकार की सहायताएं उपलब्ध कराने का अधिकार होगा। ठीक है मित्रों, अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा है कि अधिनियम के उपबंधों, नियमों, आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दंड। धारा 15 दोस्तों, धारा 15 ये कहती है अगर कोई व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों, नियमों और आदेशों या निर्देशों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा। ऐसा दंड या तो 5 साल की अवधि के लिए होगा या 1 लाख रुपया अर्थदंड होगा। अगर किसी व्यक्ति ने पहले इस नियमों का उल्लंघन किया है और ये उसका सेकंड टाइम है, तो इस सेकंड टाइम के दौरान उसको मतलब 5 साल की सजा, इम्प्रिजनमेंट, और 1 लाख रुपए का अर्थदंड, और इसके साथ ही जिस दिन से उसने दूसरी बार यह कृत्य, यह एक्ट करना शुरू किया है, प्रतिदिन 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी से दंडित किया जाएगा। तो ये था हमारा जो अधिनियम के उपबंध है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो नियम है, लिमिटेशन, अगर कोई उनको फॉलो नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में 5 साल की सजा और 1 लाख का अर्थदंड। अगर पहले वो इस काम को दोबारा कर रहा है तो जितने दिन भी वह इस कार्य को करेगा 5,000 रुपए तक का जुर्माना प्लस जेल, या दोनों, ये डिपेंड करता है माननीय न्यायालय के विवेक पर कि वो दोनों भी दे सकते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हालांकि आपको दिख रहा होगा कि सर जी ने तो छोटी सी चीज में डिफाइन कर दिया, ये इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि MC मेहता केस के साथ साथ, क्योंकि ये देखो हानिकारक पदार्थ कौन सा निकला था, ओलियम गैस का रिसाव ही तो हुआ था MC मेहता केस में, और ऐसा ही भोपाल गैस केस में हुआ था। भोपाल गैस केस में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ये 2 केस इतने इंपॉर्टेंट केस है इन्वायरमेंटल लॉ में, बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए MC मेहता केस में फिर से आपको बता रहा हूँ, वो याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, पार्ट 2 वीडियो देख लेना। ठीक है, अब हम चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो इसको रफ कर देता हूं। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों, नियमों, आदेशों तथा निर्देशों के उल्लंघन पर दंड से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों को तोड़ेगा तो उनमें जो दंड से रिलेटेड, पनिशमेंट से रिलेटेड जो प्रावधान है, प्रोविजन है, उनका वर्णन करना है। इसी के साथ ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए एक कंपनी को भी दंडित किया जा सकता है। मान लो अगर कंपनी के द्वारा अपराध किया गया, किसी कंपनी में कोई ऐसी चीज बनती है जो लोक हित या लोगों के लिए नुकसानदेह है, क्या उस स्थिति में उनको दंडित किया जा सकता है? अगला क्वेश्चन ये इसी में ही है, एक ही क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा मैं। क्या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी या संबंधित सरकारी विभागाध्यक्ष को भी दंडित किया जा सकता है? तो ये हमारे क्वेश्चन था। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसके बारे में बताते हैं जी। देखिए दोस्तों, किसी भी अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जरूरी होता है कि उसके प्रावधानों का किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी के द्वारा उल्लंघन किया जाए ताकि उसको दंडित किया जाए। यदि किसी प्रावधान के पालन की बाध्यता नहीं होगी तो उसकी अवहेलना होती रहेगी। इसलिए दंड का प्रावधान जो है वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान ले अगर किसी व्यक्ति ने दंड जो लिमिटेशंस है, जो सीमाएं हैं पर्यावरण प्रदूषण की, उनका उल्लंघन किया है और उसको दंडित ना किया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बार बार नियमों को तोड़ा जाएगा। अब इसके लिए जरूरी है कि उसको दंड दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ मेन पॉइंट्सों के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जो अधिनियम के उपबंध है, नियम है, आदेश है, उनके लिए जो दंड है, पनिशमेंट है। जैसे कि आपको बताया था इससे पहले कि जैसे 268 आईपीसी है, उसके तहत दंड दिया जाता है। मतलब अगर कोई जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या लोक हित, लोक उपताप, क्योंकि जो पब्लिक न्यूसेंस है उसके लिए आईपीसी सेक्शन 268 होता है। अगर पब्लिक लोक उपताप करता है, लोक बाधा करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, तो धारा 15 के अंतर्गत सभी प्रावधानों का, जितने भी नियम है, आदेश है, निर्देश है, उनके उल्लंघन पर दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और भी सेक्शंस हैं, 268 है, 277 है। इस सब के लिए पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए पार्ट 2 और पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन है, तो दोनों वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस क्वेश्चन को अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे पहलू की तरफ गौर करते हैं। तो दूसरा पहलू हमारा ये है कि क्या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध के लिए कंपनी को दंडित किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, जो धारा 16 है, धारा 16 इस संबंध में प्रावधान करती है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के लिए या उस कारोबार के संचालन करने के लिए दायी है, उत्तरदायी है, उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और यदि न्यायालय समझे तो कंपनी को भी दंडित किया जा सकता है। वो कह सकता है कि ये जो चीजें हैं आपकी कंपनी के द्वारा की गई हैं, आप इस कंपनी को बंद कर दीजिए, या बंद करने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इस जो धारा है, इसमें कोई भी, धारा जो 16 है, इसमें कोई भी ऐसे व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा अगर वो साबित कर दे कि ये जो अपराध किया गया है उसकी जानकारी के बिना किया गया है और अपराध हो गया है, ये उस स्थिति में हुआ है उन्होंने नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया था, उनके द्वारा नियमों का पालन पूरी तरह से किया गया था, उसके बावजूद भी ऐसा हो गया है। ठीक है। तो अब इसमें मैं बता दूं, क्योंकि जो धारा 16 है कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए दायित्व का निर्धारण करती है। ठीक है। अब इसमें हर एक व्यक्ति का उत्तरदायी होगा, जो कारोबार का संचालन करने वाला व्यक्ति होगा, जैसे निदेशक होते हैं, प्रबंधक होते हैं, सचिव होते हैं,
या ऐसा अधिकारी जिसकी सहमति से या अपेक्षा से या उसके चुप रहने से वो अपराध किया गया है। मान लिया अगर कोई कार्य किया जा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरेशन किया जा रहा है और हम चुप हैं, हमारी कंपनी है, तो इसका मतलब अगर हमने उनको आदेश नहीं दिया है, बशर्ते हमने उनका विरोध भी नहीं किया है, तो भी हम उसके जिम्मेदार हैं। वी आर वेरी रेस्पॉन्सिबल टू हिम, टू दैट एक्ट। ओके, अब वही बात है कि उन व्यक्तियों को दंड नहीं दिया जाएगा जो ये साबित करे कि उनकी जानकारी के बिना अपराध किया गया है या उचित सावधानी बरतने के बाद भी ऐसा हो गया है। ओके, अब दोस्तों हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अगले पहलू की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए सरकारी कर्मचारी या विभागाध्यक्ष को दंडित किया जा सकता है? देखिए दोस्तों, धारा 17 ये कहती है कि अगर कोई कार्य किसी सरकारी विभाग के द्वारा किया गया है तो वहां पर उपस्थित जो विभाग अध्यक्ष है, जिसके ऊपर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस विभाग अध्यक्ष को दंडित किया जाएगा। क्योंकि जो विभाग उनको दिया गया है, या तो उन्होंने पूर्ण रूप से उसका पालन ना किया हो या उन लोगों ने उनके नियमों का, उपबंधों का जो सही तरीके से उनको फॉलो ना किया हो। तो दोस्तों धारा 17 में सरकारी विभागों के द्वारा कोई अपराध किए जाने पर दंड की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, इसलिए जो सरकारी विभाग द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो सरकार को तो दंड नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने जिस व्यक्ति को इस अपराध के लिए या इस कार्य के लिए नियुक्त किया है और उसके द्वारा अपराध होता है तो उसको दंड दिया जा सकता है। लेकिन इसमें वही कंडीशन अप्लाई होगी कि उस जो अधिकारी होगा उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा, अगर उसको दंड नहीं लेना है या उसको दंड किन परिस्थितियों में नहीं दिया जा सकता, तो उसके लिए जरूरी है कि वह सरकारी अधिकारी यह साबित कर दे कि जो दंड है, वो जो क्राइम है, जो अपराध किया गया है, वो उसकी जानकारी के अभाव में किया गया है या संपूर्ण जो सुविधाएं हैं, जो संपूर्ण क्या कहते हैं, सावधानियों को बरतने के बाद भी वह हो गया है, उसने सारी सावधानियां बरती थी। तो ये तो था हमारा कि एक सरकारी कर्मचारी को भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए हमारा एक प्रश्न उठता है कि जल अधिनियम 1974 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जल अधिनियम का मतलब होता है दोस्तों प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि जल अधिनियम 1974 यानी कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1974 के पारित होने के उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, जहां तक मैं बता दूं कि जो इस अधिनियम का उद्देश्य है, इस अधिनियम का उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से जल प्रदूषण को रोकना। क्योंकि जल प्रदूषण वास्तव में एक ऐसी बाधा है जिसको जनहित में रोका जाना चाहिए। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है। अधिनियम के प्रारंभ में ही इसके उद्देश्यों को विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा गया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसकी उद्देशिका है। ठीक है, उद्देशिका, तो इसको ध्यान से सुनना है और एज इट इज इसको लर्न करना है, याद करना है, बिल्कुल यही शब्दों में। क्या कि जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण और जल की स्वास्थ्य प्रदता बनाए रखने या पूर्वावस्था में लाने के लिए पूर्वोक्त उद्देश्यों को लागू करने की दृष्टि से जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्डों की स्थापना के लिए उनसे संबंधित शक्तियां और कार्य ऐसे बोर्डों को देने और समनुदेशित यानी कि असाइन करने के लिए और उनसे संबंधित विषयों के लिए उपलब्ध करने के लिए अधिनियम है। यानी उनसे संबंधित जो विषय हैं उनको उपलब्ध करने के लिए ये अधिनियम है। ये एज इट इज ये लिख रहा है, ये उद्देशिका है। और एक बात बता दूं दोस्तों, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 249 और 250 है, इन दोनों में उपबंध के अलावा जो संसद के पूर्वोक्त विषय हैं उनमें राज्यों को विधि बनाने की कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई शक्ति नहीं दी गई है। और संविधान
क्या अनुच्छेद 252 पार्ट 1 के अंदर में असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 12 स्टेट हैं। इन 12 स्टेट के राज्यों के विधानमंडलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं कि पूर्वोक्त विषय संसद को विधि द्वारा उन राज्यों में विनियमित कर लिया जाना चाहिए, विनियमित कर लिया जाना चाहिए। इसलिए भारत गणराज्य के 25वें वर्ष में संसद द्वारा कुछ अधिनियम है जो उद्देशिका अभी बताई है, इसमें स्पष्ट होते हैं। क्या कि नंबर 1 बात है जल प्रदूषण का निवारण। ठीक है, जल प्रदूषण का निवारण करना। 3 पॉइंट है, मैं लिख देता हूं सामने। तो जिनमें सबसे पहला है जल प्रदूषण का निवारण करना, ये इसकी उद्देशिका में अभी मैंने बताया है। और दूसरी बात है जल प्रदूषण को नियंत्रित करना, और तीसरी बात है जल की स्वास्थ्यप्रदता बनाए रखना, और चौथी बात है जल को पूर्वावस्था में लाना, उसको रिसाइकल करना। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग जो पर्यावरण संरक्षण है, इसको नागरिकों का मूल अधिकार घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि पर्यावरण के अंतर्गत जो नदी, झील, झरने हैं या जो वन्य जीव है, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत में पर्यावरण को जो है नागरिकों का मूल कर्तव्य बताया गया है, मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। इसलिए हर एक नागरिक का कर्तव्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, जैसे फिर रुक जाओ, तो जैसा कि हमारा ये पॉइंट है संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ, इसको मैं बता देता हूं। जो संक्षिप्त नाम है वो है जल निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, और जहां तक इसके बात करते हैं एप्लीकेबल होने की, लागू होने की, तो ये वहां लागू होगा जहां आर्टिकल 252 पार्ट 1 यानी कि अनुच्छेद 252 पार्ट भाग 1 लागू होगा। और ये कहां पर लागू है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में ये लागू है, और इसके राज्य क्षेत्र पर तुरंत लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात करता हूं इसका जो प्रारंभ हुआ। सबसे पहले 23 मार्च 1947 को राष्ट्रपति महोदय की सहमति से, प्रस्ताव पर जो सहमति हुई थी उस पर हस्ताक्षर करने के बाद से ये प्रारंभ है। ठीक है दोस्तों, हालांकि अब मैं बता दूं फिलहाल वर्तमान में ये संपूर्ण भारत पर लागू है। अब बात करते हैं हम जो अधिनियम है, ये इसको एक मिनट मिटा देता हूं, इसकी विषय वस्तु के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हालांकि इसकी विषय वस्तु के बारे में जल प्रदूषण एवं निवारण एवं नियंत्रण ही इसकी विषय वस्तु है। इसके विषय वस्तु को हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जो कहता है क्या कि जल का जो प्रदूषण है, इस अधिनियम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है जल प्रदूषण को रोकना। जैसा कि आपने देखा होगा कि जल प्रदूषण एक तरह का न्यूसेंस है और इसका रोका जाना जनहित में है, और न्यायालय का भी हमेशा से यही मत रहा है कि जो इसके उपबंध हैं उनका सावधानी पूर्वक जो है पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि आपने MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1988 केस में देखा होगा। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो जारी किए गए थे
जैसा कि माननीय न्यायालय ने ये कहा था कि कोई भी नया कारखाना आरंभ किए जाने की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक ऐसा कारखाना व्यावसायिक बहिस्राव के उत्सर्जन की पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था नहीं कर देता। मान ले अगर कोई ऐसा कारखाना लगाया जा रहा है और उससे जो उत्सर्जित चीजें हैं जो लोगों के जन सामान्य जीवन को हानिकारक चीजों से अवगत कराती हैं, लोगों को हानि पहुंचाती हैं, सबसे पहले कारखाना लगाने से पहले उसका जो वेस्टेज है उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदूषण निवारण हेतु लोकहितवाद दायर किया जा सकता है। ठीक है। और माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि नगर पालिकाएं और नगर परिषदें जल प्रदूषण को रोकने के लिए बाध्य हैं। जो नगर पालिकाएं हैं वो भी जल प्रदूषण को रोकने के लिए बाध्य हैं। और माननीय उच्च न्यायालय को सामान्यतः प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित आपराधिक कार्यों को रोकने का आदेश नहीं देना चाहिए। ठीक है। जो उच्च न्यायालय हैं उनको जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित आपराधिक कार्यवाही है, अगर कार्यवाही किसी के ऊपर की जा रही है तो उसको रोकने का अधिकार उसको नहीं देना चाहिए। ठीक है। तो ये तो था हमारा दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी कि जल अधिनियम। ठीक है। अब हम बात करेंगे लोकहितवाद से आप क्या समझते हैं। लोकहितवाद के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण के लिए न्यायिक सक्रियता का योगदान बताइए। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में लोकहितवाद एवं पर्यावरण संरक्षण पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। पर्यावरण संरक्षण में एमसी मेहता के योगदान का भी वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं जो एमसी मेहता केस है इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट केस। इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा एमसी मेहता केस बताना है। और जहां तक लोकहितवाद है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि पहले जो तीसरे सेमेस्टर की वीडियोस है उसमें मैं लोकहितवाद यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को मैं पूरे अच्छे से बता चुका हूं। फिर भी एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं। तो जैसा कि मैं बता दूं आपको, दो चीजें बताऊंगा। एक तो है आर्टिकल 32, ठीक है, और दूसरा है आर्टिकल 226। ये दो चीजें हैं साहब, ये दो चीज बड़े ध्यान से देखने वाली है। लेकिन इससे पहले भी एक और बात बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं ये तो मैं, खैर जो आर्टिकल 51A है इसके अंदर में जो पर्यावरण संरक्षण है इसको लोगों का मूल कर्तव्य घोषित किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 के बारे में और आर्टिकल 226 के बारे में कि कोई भी व्यक्ति लोकहित याचिका दर्ज कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंगली एवरीवन हैज द राइट के हाई कोर्ट में जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में अपनी रिट दायर कर सकता है व्यक्ति किसी भी अधिकारी के प्रति। अब रिट जैसे अधिकार परीक्षा होती है और प्रोहिबिटेशन रिट होती है, सोर्शियरी रिट होती है ना। तो जो ये रिट्स हैं इनको आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। डायरेक्टली वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंगली नहीं ले सकता। का रीजन वही है कि उच्च न्यायालय है जो हाई कोर्ट से हर स्टेट में है, और जबकि आर्टिकल 32 है जो उच्चतम न्यायालय वो एक है आपका सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल जो 32 है जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जो है ये राइट है रिट को सुनने का, लेकिन पहले वो रिट जो है उच्चतम न्यायालय में जानी चाहिए। ठीक है, सॉरी उच्च न्यायालय में जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय गलती से कर दिया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय में वो रिट
अप्लाई करनी चाहिए, उसके बाद आर्टिकल 32 को यूज करना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 32 के पास में अब सोचोगे कि जी आप अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और पीआईएल को लेकर के उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, जबकि आर्टिकल 32 के अंदर इसको जो बड़ा कोर्ट है, बड़ी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसको कम पावर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई ये जो आर्टिकल 32 है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, इसमें लिख देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास देश से रिलेटेड और इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, तो वो उन्हीं में उलझी रहती है। जो निर्णय यहाँ से निर्णित नहीं किए जा सकते वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का सहारा लेकर किए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 32 और 226, ये जानना जरूरी था। ठीक है, यानी कि इनको लेकर के हम रिट दायर कर सकते हैं, पीआईएल डाल सकते हैं। ठीक है, और पीआईएल एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट डाली जाएगी अगर मान लो कोई व्यक्ति अपना कर्तव्यों का निर्वहन करने में आनाकानी करता है। ठीक है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये पीआईएल डाली जा सकती है जो कोई अपने जो कोई सामाजिक हितों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। ठीक है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई सामान्य नागरिक हो, तो ये सभी के हितों की रक्षा करती है, इसीलिए इसको जनहित याचिका कहते हैं। जनहित याचिका यानी कि जन यानी लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए याचिका बनाई जाती है। ठीक है, अब इसको आर्टिकल 32 के जो अकॉर्डिंग है, इसकी वैधानिक परिभाषा एक बार बता दूं मैं आपको कि आर्टिकल 32 के अधीन कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट दायर कर सकता है जो निर्धनता एवं अन्य किसी कारण से न्यायालय में रिट पेश करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी विधिक परिभाषा है। अब इसमें जो अगला इसका प्रोसीजर था कि इस एमसी मेहता केस को बताइए, तो एमसी मेहता केस के लिए पार्ट 2 पर आप जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो रिट है हमारी, पांचों रिटों को आप ध्यान में रखेंगे। रिट है हमारी हैबिस कॉर्पस रिट, मैंडामस रिट, सर्चियोरी, क्यू वारंटो एंड रिट ऑफ प्रोहिबिटेशन। ठीक है, ये 5 रिट है, पांचों रिटों को ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में आपने लिखना है पांचों की 5 रिट के बारे में, खाली नाम लिख देना है और इसके बारे में जो अभी मैंने बताया आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, ये दोनों को बारे में बता देना और एमसी मेहता केस का पूरा उसको डिफाइन कर देना है। एमसी मेहता केस से पहले जो भोपाल गैस केस था, लीक केस था, उसको भी बता देना क्योंकि उसके 2 साल बाद में ये हुआ था। ठीक है, सबसे ज्यादा झटका जो लगा था भोपाल गैस केस से लगा था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकित शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।